हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर जो डिस्कस करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस का जो डेली डिस्कशन चल रहा था जीके जीएस का, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एसएससी सीजीएल के साथ आपका जो रेलवे एग्जाम होते हैं उसमें भी आपका काम आने वाला है। साथ में कोई आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, अभी लोअर पीसीएस का एग्जाम होगा, तो सभी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक पुरानी सीरीज नहीं देखी है या पुरानी वीडियोज नहीं देखे हैं, ये सेट नंबर 10 है। इससे पहले 9 सेट कराए जा चुके हैं, तो आप लोग देखिए। और हम क्वेश्चन के साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी बहुत डिटेल से बताते हैं, सारे ऑप्शंस को। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल गोदी बाड़ा जो डकयार्ड के लिए जाना जाता है, देखिए इससे पहले भी मैंने कई बार किसी कहीं न कहीं जिक्र हुआ होगा। ये गल्फ ऑफ कच्छ पड़ती है और ये गुजरात स्टेट है। तो गुजरात में एक था लोथल। लोथल जो था भोगवा नदी के किनारे पर था। कौन सा? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित एक गोदीबाड़ा था। लोथल इन गुजरात मैसिव डकयार्ड कनेक्ट टू साबरमती रिवर प्रोवाइडिंग इट्स इंपॉर्टेंस एंशियंट मैरीटाइम ट्रेड सेंटर। यानी जब यहां से व्यापार होता था इधर वेस्ट को या अरब कंट्रीज से या और भी जगहों से, तो ये गोदीबाड़ा जो लोथल था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात कहाँ है? गुजरात में। भोगवा नदी यहां लिखा है साबरमती रिवर को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन वहीं पर जो किस नदी के पास में है? भोगवा नदी। याद रखिएगा, भोगवा नदी आप आंसर देंगे, साबरमती अंदर से है। क्लियर? चलिए, अब यहां पर ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के मौलिक संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पे लिया गया है? देखिए, जो पॉलिटी का रिवीजन सीरीज चल रही है, कंप्लीट पॉलिटी में हमने आपको फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज या डीपीएसपी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर लोकसभा स्पीकर, सब मैंने टॉपिक कराए, तो आप देख लीजिए। तो देखिए यहां पर थी स्वर्ण सिंह कमेटी थी। ठीक है, सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से है। किससे? केंद्र राज्य संबंध से है। बलवंत राय मेहता कौन सी है? पंचायतों से संबंधित है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी थी। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। कितनी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी जब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। पर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 2000 जो 2 था, इसमें 11वां जोड़ा गया था। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई? 11। शुरुआत में कितनी जोड़ी गई थी? 10। कब? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है और आर्टिकल 51A में है। तो मैंने पूरी डिटेल दे दी है इसके बारे में, आप यहां से क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगला है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के से हटा दिया गया था? देखिए भाई, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, ये हुआ था आपका 1978 में हुआ था। क्लियर? 76 वाला हुआ था 2002 में, 42 वाला हुआ था 1976 में, और 52 जो मुझे याद आ रहा है 1985 के पास में, जिसमें दल बदल है। क्या है? दल बदल है, यानी कोई भी एंटी डिफेक्शन है। अगर कोई भी सांसद या विधायक अपनी पार्टी बदलता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ होगा और उसकी कह सकते हो सदस्यता जा सकती है। पर 2/3 लोग अगर पार्ट बदलते हैं तो उसमें दल बदल नहीं लागू होता है। तो हम बात कर रहे थे संपत्ति के अधिकार को। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको राइट टू प्रॉपर्टी की जगह क्या बना दिया गया? लीगल राइट बनाया गया आर्टिकल 300A में। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है आपका संपत्ति रखना। कौन सा आर्टिकल है? 300A में है। ठीक। कौन सा अमेंडमेंट से जोड़ा गया? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978। और जब पहले हुआ भी था तो इसको नवी सूची में डाला गया है। किसमें? 9th शेड्यूल में डाला गया है, जिससे इस पर कोई फंडामेंटल राइट के अलावा आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, अनाईमुडी और गुरु शिखर। देखिए भाई, अनाईमुडी है जो कि अन्ना मलाई रेंज पर, किस पे है? अन्ना मलाई रेंज पर है। दोदा बेटा किसकी हाईएस्ट पीक है? नीलगिरी की है। मैं पहले सब लिख लेता हूं फिर बताता हूं। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पे है। कहां है? पूर्वी घाट पे है। गुरु शिखर अरावली की हाईएस्ट पीक है। किसकी? अरावली की हाईएस्ट पीक है। अब बात यहां पर आती है, अनाईमुडी केरल में है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, और अन्नामलाई हिल्स पे है। हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया 2695 मीटर है। देखिए भाई, मैं ऐसे बता देता हूं। यहां पर है नीलगिरी, फिर है अन्नामलाई और कार्डमम। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा।
जो कि साउथ इंडिया का सेकंड हाईएस्ट या पेनिनसुलर इंडिया का दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी। ये पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। यहां पर आपको अरावली देखने को मिलेगा। अरावली का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में। तो देखिए इतनी सारी बातें, आप हमारा पहला वीडियो देखिए जाके, उस पे 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है और वहां पर मैंने माउंटेन्स पूरे इंडिया के पढ़ाए हैं। आप डिटेल्स में जाके देखिएगा या ज्योग्राफी वाले में देखिएगा, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा और काफी लोगों ने उसको 1 लाख प्लस लोगों ने देख रखा है। आप भी जाकर उसको देख लें। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? ठीक। इंटरनेशनल बाउंड्री पर भी मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या, जीके जीएस की ही सीरीज में छठा सातवां सेट होगा जिसमें सारी इंटरनेशनल बाउंड्री को मैंने डिस्कस कर रखा है। तो देखिए, रेड क्लिफ लगती है इंडिया और पाकिस्तान के साथ में। ठीक। मैकमोहन लगती है चाइना के साथ में। डूरंड रेखा लगती है अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। पहले थी ये इंडिया के साथ में ही डूरंड रेखा, बट आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान तो ये हो गई डायरेक्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाक जलडमरू मध्य का क्या मतलब है भैया? देखो, ये है श्रीलंका, ये है अपना इंडिया। इधर बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जो स्ट्रेट जोड़ती है उसको बोलते हैं पाक जल संधि। उम्मीद है पॉइंट समझ में आए होंगे। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के साथ, मैकमोहन चाइना के साथ, डूरंड अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और इंडिया और श्रीलंका क्या होते हैं? अलग होते हैं। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पे बात कर लेते हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक। तो ये होता है सूखा रोग होता है, रिकेट्स बोलते हैं। क्लियर। बेरी बेरी यहाँ पर विटामिन बी की बात हो रही है, इसका भी विटामिन सी की हो रही है। पिलागरा रोग मुझे देखना पड़ेगा, मुझे भी राइट नाउ याद नहीं आ रहा, बट आपके 3 ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन किए। विटामिन डी की डिफिशियंसी से वीन जो मतलब आपकी जो बोन होती है, बच्चों की बात करें, वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। इन्हें रिकेट्स कहते हैं। लेकिन जब बूढ़ों में या बड़ों में होती है, वयस्कों में होती है, इसको ऑस्टोमलेशिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टोमलेशिया कहते हैं। तो ये पॉइंट आप याद कर लिए। ऑस्टोमलेशिया किसमें? बड़े लोगों में रोग होता है। किससे संबंधित है? आपको हड्डियों से संबंधित है। रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी, वो बच्चा सही से चल नहीं पाएगा, उसमें समस्या आएगी। क्लियर। स्कर्वी बता दिया। विटामिन सी, विटामिन सी खट्टे फल या अंगूर हुआ या फिर संतरा हुआ, नींबू हुआ, और साथ में हरी मिर्च में भी आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा। अगला है वायुमंडलीय दाब को मापने का उपकरण कौन सा है? तो ये है बैरोमीटर है। बैरोमीटर। एल्टीमीटर हाइट की बात कर रहा है, एमीटर करंट की बात कर रहा है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है। लो भैया, चारों याद हो गए। अगर कल को पेयर आ जाए मिलाने को तो भी आप करने की स्थिति में रहेंगे। ये इतनी सारी बात बताई है बैरोमीटर। क्लियर। चलिए, तो बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। उम्मीद है, देखिए स्पीड थोड़ी रहती है पर क्योंकि क्वेश्चंस में हम एक्सप्लेन भी ज्यादा करते हैं, अभी 2-3 दिन इधर गैप हो गया था, पर मैं छोटे वीडियो और भी डाल रहा हूं जिससे आप अपना उसको देखकर आप चीजों को बढ़ा सकते हैं। कहीं पर भी कोई डाउट होगा आप उसको हमसे बताइएगा। ठीक। भारत में मुद्रास्फीति मुख्य रूप से किस सूचकांक के द्वारा मापी जाती है? यहां पर इसकी बात हो रही है। तो ये मापी जाती है उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर। आरबीआई क्या यूज करती है? सीपीआई कंबाइंड, द की मेट्रिक टू मेजर इन्फ्लेशन एंड फ्रेम मॉनेटरी पॉलिसीज। देखो, दो चीजें होती हैं। एक होता है फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति जिसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी, और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। क्या होता है? मौद्रिक नीति। सिंपल सी बात है, मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स लगा देगी, कम कर देगी, बढ़ा देगी, हटा देगी। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे बैंकों को सीआरआर अपने पास रखना होता है, सॉरी, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। एसएलआर बैंक खुद रखती है अपने पास। फिर आपका जो आता है बैंक रेट हुआ, है ना, रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, ये सब कौन बना रहा है? ये आरबीआई बनाता है। आरबीआई के गवर्नर जो है राइट नाउ इस समय कौन है? इस समय आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा साहब। कौन? संजय मल्होत्रा साहब है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? मुंबई में देखने को मिलेगा। बताइए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो से। जब तक अभी टेलीग्राम सही से वर्क नहीं कर रहा है तो आपको ऐसी डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी। मैं समहाउ इसको मैनेज करके
आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल उसको तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो लोग लगातार देख रहे हैं उनको बिल्कुल फायदा मिल रहा होगा। कह रहे हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ जहां हुआ, भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय थे लिन लिथिगो। कौन थे? लॉर्ड लिन लिथिगो थे। ठीक। तो जो लिन लिथिगो थे, वायसराय ऑफ इंडिया 1936 से 43 के तक थे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चला था, तो महात्मा गांधी जी ने यहीं पर कहा था करो और मरो, सॉरी करो और मतलब डू और डाई। देखो, डू एंड डाई करेंगे तो करो और मर जाओ भैया, क्या फायदा? करो और मरो की मतलब था या तो आप कुछ करिए या फिर भैया मर जाना ही उचित है। हमें किसी भी तरह आजादी लेनी, ये गांधी जी उस समय बोले थे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है? तो ये क्या हो जाएगा? आर्टिकल 356 हो जाएगा। 356 ये होता है प्रेसिडेंशियल रूल, अगर स्टेट की बॉडी सही से काम नहीं कर रही है तब। 352 में नेशनल इमरजेंसी है। तीन आधार पे लगती है, या तो युद्ध हो, या फिर कह सकते हो कि आंतरिक अशांति, यानी कह सकते हो कि सशस्त्र विद्रोह हो, या कह सकते हो कि आक्रमण हुआ हो इंडिया पर। वो तीन कंडीशन में लगता है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय कह सकते हो कि उसको क्या बोलते हैं, आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल, आज तक यूज नहीं हुआ है। राष्ट्रपति शासन कई राज्यों में कई बार लग चुका है। और 352 का प्रयोग जो हुआ है 1975 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के समय लगा था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, मैं एक यही कह रहा था कि पीडीएफ अभी थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रही है, जिससे कि थोड़ी सी तो दिक्कत होती है। मैं इसको मैनेज करता हूं जिससे कि आपको कहीं से भी कोई समस्या ना हो। अब यही समस्या है ना कि छोटा ही वीडियो बनाना पड़ेगा, पर मैं बनाऊंगा जरूर। क्योंकि देखिए, अभी पीडीएफ प्रॉपर काम कर रही थी, अब नहीं काम कर रही है। तो आज के लिए हम 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, मैं देख रहा हूं अगर चल जाती है। क्योंकि देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट है तो भाई हमें इसको करना ही पड़ेगा। और अभी स्क्रॉल तो हो नहीं रही जिससे कि हम आपको कुछ और चीजें करा दें। फिलहाल आज 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, पर आपकी डेली सीरीज यह चल रही है, लगातार देखिए जाके। सेट नंबर ये 10 है ना? और टेलीग्राम ग्रुप से तो अभी क्या ही जुड़ पाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे नाम से है, तो उस पर जीके बाय ब्रजेश सर, आपको नीचे लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप जुड़ जाइएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भाई फॉलो करें और सब्सक्राइब करें भाई जीके बाय ब्रजेश, जिससे कि आपको तमाम इंफॉर्मेशन हम यहाँ से देते हैं। और देखिए कितना बेहतरीन वीडियो चल रहा था, पर इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, बट आई विल मैनेज, और लगातार वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक